और एक दिन पढ़ाते वक्त शायद मैंने कोई बहुत बड़ी गलती की होगी कि मुझे अपने पापा जी से एक थप्पड़ पड़ा पढ़ते समय जी जब मेरा दाखला हुआ था स्कूल में केजी कक्षा में। जी तो कक्षा अध्यापिका ने पूछा कि सारे बच्चे उठकर कुछ सुनाओ। तो सबने मछली जल की रानी हाँ। है, जैक एंड जिल कुछ सुनाया। जी मुझे अब भी याद है कि मैंने एक हाथी की कहानी स्वरचित अच्छा जो मैं उसी समय ऑन द स्पॉट बना रही थी केजी कक्षा में। में। वाह, एक हाथी की कहानी सुनाई और जी। सुनाते सुनाते घंटी बज गई, बाकी बच्चों की बातें नहीं आई। तो फिर मैम ने मुझे कहा कि बेटा अब चुप हो जाओ आप। तो वो मेरी पहली कहानी थी जी। जो मैंने वहीं उसी स्थान पर खड़े होकर रची थी। वाह मैं घर की सबसे बड़ी संतान हूँ। जी तो उस बड़ी संतान से माता पिता को बहुत अपेक्षाएं होती हैं जी कि एक आदर्श बच्चा बने ताकि इसके छोटे भाई बहन भी इससे सीखें। जी लेकिन जो बड़ा बच्चा होता है वो भी छोटा ही होता है, उसके लिए भी आदर्श बनना एक चुनौती होती है। वो भी बचपना करना चाहता है, उससे बिल्कुल। गलतियां हो जाती हैं। हाँ। लेकिन जब वो गलत करता है तो एक चीज सुनने को मिलती कि बेटा आप बड़े हो, आप गलत करोगे तो हाँ। बाकी लोग क्या सीखेंगे। तो कलम ज्यादा ताकतवर है या मंच, बोलना या लिखना, इन दोनों में से किसका चुनाव करेंगे आप? दोनों ही समान रूप से ताकतवर हैं और दोनों ही मुझे समान रूप से प्रिय हैं। पढ़ते रहने से ही लिखने का हुनर आता है। बिल्कुल। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप अच्छे लेखक नहीं बन नहीं सकते। बन पाएंगे। आजकल हर कोई बोलते रहना चाहता है। कभी आप झुंड में जाइए, हाँ। 4 लोग साथ बैठे, सारे ही बोलते हैं, सब बोलना चाहते हैं, कोई सुनना नहीं चाहता। कलम से किस्मत लिखने वाले हाथ अक्सर मंच पर दिखाई नहीं देते, लेकिन वही हाथ पीढ़ियों का भविष्य निर्माण कर देते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं मोनिकास वर्ल्ड। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने हाल ही में एक पॉडकास्ट की सीरीज का शुभारंभ किया है, जिसमें हर हफ्ते हम आपसे कुछ अलग अलग शख्सियतों से मुलाकात करवाते हैं। दोस्तों कहते हैं कि जो शिक्षक होता है वो सिर्फ पाठ्य पुस्तिका को नहीं पढ़ाता, बल्कि व्यक्तित्व को गढ़ता है, सपनों को दिशा देता है, उनको उड़ान भरना सिखाता है और समाज का निर्माण करता है। और यदि शिक्षक संवेदनाओं को शब्दों में ढालकर साहित्य को समृद्ध कर रहा हो तो वो और भी ज्यादा प्रेरणादायी हो जाता है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है हमारे स्टूडियो में जिनकी पूरी जर्नी बहुत प्रेरणादायी है। उनके व्यक्तित्व से, उनके बोलने के अंदाज से, उनकी कलम से हमें प्रेरणा मिलती है, सीखने को मिलता है और ये पता चलता है कि साहित्य कितना समृद्ध है। हिंदी साहित्य में पीएचडी उन्होंने किया। 18 वर्षों से अधिक का शिक्षण का एक समृद्ध अनुभव। आर्मी पब्लिक स्कूल गोलकुंडा में हिंदी की विभागाध्यक्ष के पद पर हैं। राष्ट्रीय राधा कृष्णन शिक्षक सम्मान से सम्मानित, आदर्श देवनागरी शिक्षक सम्मान से सम्मानित, अंतर्राष्ट्रीय देवनागरी सेवा सम्मान से सम्मानित और राष्ट्रीय युवा कवि सम्मान से सम्मानित। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उनकी कविताएं, लेख, समीक्षाएं अनेक प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। जनसत्ता टुडे, शब्द सृष्टि जैसे प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में उनकी समीक्षाएं प्रकाशित हुई हैं। और सीबीएसई की पाठ्यपुस्तिका महुआ की सह संपादिका के पद पर भी उन्होंने अपने अनुभव को दिया है, कार्य किया है। तो ऐसी शख्सियत आज हमारे बीच मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे उनकी पूरी जर्नी के बारे में, साहित्य के बारे में, कविताओं की भी बात होगी, कलम की भी बात होगी। और क्योंकि वो बहुत अच्छी वक्ता भी हैं, बच्चों को बोलने की कला सिखाती भी हैं, तो उम्मीद है कि उनके इस सफर से हमें निश्चित तौर पर प्रेरणा मिलेगी। बहुत प्यार, बहुत ही सम्मान के साथ स्वागत कीजिए रक्षा मेहता का, डॉक्टर रक्षा मेहता का। डॉक्टर रक्षा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर रक्षा, सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगी कि आपने मोनिकास वर्ल्ड को समय दिया, वक्त दिया और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर आई। मेरा सौभाग्य है, बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर रक्षा, हम शुरुआत से शुरू करें तो एक लड़की, उसका सफर जब शुरू हुआ, पीएचडी किया, शिक्षण के क्षेत्र में आई, उसके बाद अलग अलग उपलब्धियां हासिल की, तो इस पूरे सफर को आप कैसे देखती हैं?
मेरा जन्म दिल्ली में एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ है जी। और शुरू से ही मेरे माता पिता ने विद्यालय जाने से पहले ही मुझे पढ़ना लिखना सिखा दिया था। जी। विद्यालय में जाने के बाद पहले मैं एक असाधारण छात्रा थी क्योंकि मैं जी। सारे सेक्शंस में फर्स्ट आती थी। क्या बात है। कक्षा 5 तक जी। मैं एक प्राइवेट स्कूल में थी और जी। ऐसा नहीं है कि कम विद्यार्थी थे कक्षा में, जी। 50 के लगभग हर कक्षा में रहे, जी। लेकिन मेरे माता पिता का सहयोग रहा कि मैं इतना अच्छा कर पाई। जी। और एक दिन पढ़ाते वक्त शायद मैंने कोई बहुत बड़ी गलती की होगी कि मुझे अपने पापा जी से एक थप्पड़ पड़ा पढ़ते समय। जी। तो उस दिन मेरी माँ ने कहा कि नहीं, आप अब से इसको मत पढ़ाओ, अब ये खुद पढ़ेगी, बड़ी हो गई है। जी। और छठी में मेरा दाखला सरकारी स्कूल में हुआ। अच्छा। तो छठी से 12वीं तक मैं सरकारी स्कूल में पढ़ी। अच्छा। और वहाँ पर छात्रों की संख्या 75 के करीब होती थी एक कक्षा में। जी। पिताजी ने भी पढ़ाना बंद कर दिया था। जी। नया स्कूल, नया वातावरण, नए लोग, हम्म। तो मेरा स्थान आना बंद हो गया परीक्षा में। कोई स्थान नहीं आया 6ठी से 10वीं तक, तो मैं एक अच्छा। साधारण छात्रा हो गई। फिर 11वीं से मुझे खुद लगा कि नहीं, जीवन में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो सेल्फ मोटिवेशन जिसे कहते हैं, आत्म प्रोत्साहन, वो बहुत जरूरी है। तो फिर से मैं प्रथम आना मैंने शुरू किया, फिर ऐसे ही बीए, एमए, एमफिल, पीएचडी, पीजीडीटीसी, नेट, क्या बात चलता है। ही रहा आगे। क्या बात है। रक्षा जी, आपके जीवन का कोई ऐसा अनुभव, क्योंकि आप शिक्षिका हैं, तो कोई ऐसा अनुभव जिसने आपको शिक्षक होने का वास्तविक अर्थ समझाया हो? जी बिल्कुल, मेरा मानना है कि शिक्षक होना सिर्फ किताबें पढ़ाना नहीं है। जी। है ना, किताबें पढ़ाकर आप उस कक्ष से बाहर निकल गए तो आप शिक्षक नहीं हैं। आप शिक्षक तब हैं जब बच्चा आपको बड़ा होकर भी याद रखे। बिल्कुल। है ना, तो मैं नाम नहीं लूंगी विद्यालय का और बच्चे का, बहुत साल पहले की बात है। एक विद्यालय में एक बच्ची बहुत ही विद्रोही स्वभाव की थी। अच्छा। तो उसे प्यार से तो मैंने नहीं पहले हैंडल किया, सीधे डांट कर ही बात की कि क्यों तुम इतनी विद्रोही हो, क्योंकि ईश्वर की कृपा से मुझे ऐसे बच्चे मिले जो प्यार से ही सुन लेते हैं। हाँ, लेकिन वो नहीं सुन रही थी। हाँ। तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि ऐसा कैसे हो गया कि मेरा कोई विद्रोह कर रहा है। विद्रोह कर रहा है। तो एक दिन मैंने उसे छुट्टी के वक्त पकड़ लिया कि आज मैं तुम्हारे घर चलूंगी और मैं तुम्हारे माता पिता से बात करना चाहूंगी कि तुम ऐसी क्यों हो। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं अभी आती हूँ, और वो वहीं से फरार हो गई। फिर किसी और बच्चे को मैंने पकड़ा जिसको उसका घर पता था और मैं उसके घर पहुंच गई। उसके घर जाकर मुझे पता लगा, वो 9वीं में थी उस वक्त, कि जब वो पहली में थी तभी माता पिता के आपसी झगड़ों की वजह से उसके पिता ने आत्महत्या कर ली थी जहर खाकर, जब वो पहली कक्षा में थी। और छोटा वाला बच्चा केजी में था, उसका भाई। उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि माँ हमेशा नौकरी करती है, रात को देर से घर आती है, तो बच्चे जो हैं घर में अकेले होने की वजह से और प्यार के अभाव में ऐसे विद्रोही हो गए। तो उस दिन से मुझे लगा कि नहीं, इसको प्यार से हैंडल करना है। और जब मैंने वो प्यार दिया तो वो खुद ब खुद मेरी तरफ झुकती चली आई। मैं जैसा चाहती थी मेरे बोलने से पहले ही वो काम करके दे देती थी। तो उस चीज से मुझे लगा कि अब शायद मैं शिक्षक बन चुकी हूँ। क्या बात है। जी, कोई प्यार से नहीं, प्यार बहुत कुछ करके दिखा सकता है, ये बात तो है। जी। रक्षा जी, आपको लिखने का, आप लिखती बहुत अच्छा है, मैं जानती हूँ, तो लिखने का जो शौक है वो कब पैदा हुआ, और क्या आपको याद है कि सबसे पहली बार आपने क्या लिखा था? जी, जब मेरा दाखला हुआ था स्कूल में, केजी कक्षा में, जी। तो कक्षा अध्यापिका ने पूछा कि सारे बच्चे उठकर कुछ सुनाओ। तो सबने मछली जल की रानी है, जैक एंड जिल कुछ सुनाया। जी। मुझे अब भी याद है कि मैंने एक हाथी की कहानी स्वरचित, अच्छा, जो मैं उसी समय ऑन द स्पॉट बना रही थी, केजी कक्षा में। वाह, एक हाथी की कहानी सुनाई और सुनाते सुनाते घंटी बज गई, बाकी बच्चों की बातें नहीं आई। तो फिर मैम ने मुझे कहा कि बेटा अब चुप हो जाओ आप। तो वो मेरी पहली कहानी थी जो मैंने वहीं उसी स्थान पर खड़े होकर रची थी। वाह। उसके बाद 8वीं कक्षा में मुझे याद है, क्योंकि मैं घर की सबसे बड़ी संतान हूँ, तो उस बड़ी संतान से माता पिता को बहुत अपेक्षाएं होती हैं कि एक आदर्श बच्चा बने ताकि इसके छोटे भाई बहन भी इससे सीखें। लेकिन जो बड़ा बच्चा होता है वो भी छोटा ही होता है, उसके लिए भी आदर्श बनना एक चुनौती होती है। वो भी बचपना करना चाहता है, उससे गलतियां हो जाती हैं। हाँ। लेकिन जब वो गलत करता है तो एक चीज सुनने को मिलती कि बेटा आप बड़े हो, आप गलत करोगे तो बाकी लोग क्या सीखेंगे। और मैं हमेशा से अंतर्मुखी रही हूँ, तो वो चीज़ें मैं कभी किसी से बांट नहीं पाई। मुझे याद है 8वीं कक्षा में ही मैंने 50 पृष्ठों से अधिक का एक उपन्यास लिख डाला था,
इस वाह। अपनी इस हालत परिस्थिति पर, और जो क्या शायद बात है। मेरी मम्मी ने कभी रद्दी में बेच दिया, मुझे उसके बाद वो किताब मिली नहीं। क्या बात है। जी। रक्षा, आपको बहुत सारी उपलब्धियां मिली हैं। आप सीबीएसई की पाठ्य पुस्तिका महुआ की सह संपादिका के पद पर आपने कार्य किया है। अनेकों प्रतिष्ठित समाचार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं आपकी रचनाएं। तो ये तमाम उपलब्धियों में कौन सी ऐसी उपलब्धि है जो आपके दिल के बहुत करीब है? हर उपलब्धि का अपना स्थान है, हर जी। उपलब्धि महत्वपूर्ण है जी। और हृदय के पास है। लेकिन जब मैं माँ बन चुकी थी, उस वक्त हम लोग रहते थे अंडमान निकोबार में, अच्छा। समुद्र के बीच में, जी। और घर से बहुत दूर, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, जी। बहुत दूर थी मैं घर से। उस समय मैं पीएचडी भी कर रही थी और बच्चा मेरा बहुत छोटा था, जी। 8 महीने का। जी। तो मेरे आगे चुनौती थी कि मैं कैसे लिखूं, कब समय निकालूं। कोई साथ देने वाला नहीं, कोई सहायक नहीं, बड़ा नहीं घर का। लेकिन फिर मुझे लगा ऐसे तो मैं समय व्यर्थ कर रही हूँ, क्यों ना बच्चे के साथ मैं लिखना फिर से शुरू करूं। तो मैंने एक लेख लिखा जिसका नाम था वाणी की कीमत। अच्छा। और वो राष्ट्रीय समाचार पत्र जनसत्ता में छपा। क्या बात है। पहली बार मैंने उसके लिए कोई लेख दिया और वो पहली बार में ही छप गया। वो बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। उसके बाद ईश्वर की कृपा से बहुत लेख छपे मेरे जनसत्ता में। क्या बात है जी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि पहली बार में राष्ट्रीय जनसत्ता में छप जाना जी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी। रक्षा, आपके लिए कलम, क्योंकि आप एक बहुत अच्छी वक्ता भी हैं तो, और लिखती भी अच्छा है, तो कलम ज्यादा ताकतवर है या मंच, बोलना या लिखना, इन दोनों में से किसका चुनाव करेंगे आप? दोनों ही समान रूप से ताकतवर हैं और दोनों ही मुझे समान रूप से प्रिय हैं। जी। लेकिन जब मैं अपनी पीढ़ी की बात करती हूँ तो कलम कारगर सिद्ध होती है, क्योंकि हमारी पीढ़ी के लोग पढ़ते हैं। लेकिन आज की पीढ़ी स्क्रीन पर रहती है। जी। आज की पीढ़ी के लिए मंच बहुत जरूरी है। अगर आप मंच पर हैं, आज की पीढ़ी स्क्रॉल करती रहती है इंस्टा को, यदि आप मंच पर हैं और 4 शब्द आपके आज की पीढ़ी तक पहुंच पाए तो कलम से ज्यादा मंच कारगर सिद्ध होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। आप लिखती बहुत अच्छा है, तो यदि हमारा कोई दर्शक लिखना सीखना चाहे तो क्या कहेंगी, कैसे शुरुआत करनी चाहिए? लिखने के लिए पहला कदम क्या उठाना चाहिए? लिखने के लिए सबसे आवश्यक है पढ़ना। आज की पीढ़ी की कमजोरी ये है कि पढ़ना नहीं चाहते, बिल्कुल। लिखना बहुत कुछ चाहते हैं। तो पढ़ना सीखना बहुत जरूरी है। बहुत लेखकों को, बहुत कवियों को पढ़ना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऑनलाइन जो सामग्री मिलती है, ये इंस्टा वाली 2-2 पंक्तियों वाली, इसको पढ़ने से काम नहीं चलता है। बहुत सारी कहानियां, नाटक, उपन्यास, कविताएं, समाचार पत्र पढ़ते रहने से ही लिखने का हुनर आता है। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप अच्छे लेखक नहीं बन सकते। नहीं बन पाएंगे। बिल्कुल। तो मैं अपने बच्चों को भी ये चीज़ सिखाती हूँ कि जन्म से यदि आपको किसी कमरे में बंद कर दिया जाए और वहीं पर आकर आपको पढ़ाया जाए, कभी ना खिड़की से झांकने का अवसर मिले, ना दरवाजे से, और 10 साल बाद कहा जाए अब तो आप बहुत पढ़ लिख चुके, प्रकृति का चित्रण कीजिए, तो आप क्या लिखेंगे? आपने कुछ नहीं देखा, कुछ अनुभव नहीं किया। तो लेखक बनने के लिए पहले पाठक बनना बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छे पाठक हैं तो एक ना एक दिन आप अच्छे लेखक बन सकते हैं। क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर बात आपने कही। रक्षा, आप बहुत अच्छी वक्ता भी हैं, तो मैं ये भी जानना चाहूंगी कि अच्छा वक्ता बनने के लिए क्या आवश्यक होता है, क्या जरूरी पहला कदम होता है? अच्छा श्रोता बनना। वाह। आजकल हर कोई बोलते रहना चाहता है। कभी आप झुंड में जाइए, 4 लोग साथ बैठे, सारे ही बोलते हैं, सब बोलना चाहते हैं, कोई सुनना नहीं चाहता। बिल्कुल। सुनना बहुत जरूरी है। चाहे आप कक्षा में बैठे हैं, चाहे किसी सेमिनार में बैठे हैं, चाहे आप मित्र मंडली में बैठे हैं, निरीक्षण करना बहुत जरूरी है। सुनना बहुत जरूरी है। समाज में भांति भांति के लोग हैं, भांति भांति के प्राणी हैं। अगर आप बोलते ही रहेंगे हर वक्त तो निरीक्षण कब करेंगे? और निरीक्षण नहीं कर पाएंगे तो आप अच्छे लेखक या अच्छे वक्ता कैसे बनेंगे? इसलिए अच्छा श्रोता बनना बहुत जरूरी है, अच्छा निरीक्षक बनना बहुत जरूरी है। और जो भी आप निरीक्षण करते हैं उसको अपने शब्दों में बोलकर देखना बहुत जरूरी है। पहले शीशे के आगे, अपने मित्रों के आगे, एक ऐसा मित्र जो आपको सुन सके। इसलिए। क्या बात है, बहुत खूब। रक्षा, आपके साथ हम एक रैपिड फायर राउंड करेंगे जिसमें मैं आपको एक सवाल पूछूंगी, आपको सिर्फ एक ही शब्द में उसका जवाब देना है। कविता या कहानी? कविता।
वाह, कविता कविता दिल के करीब है आपके। बहुत। किताब या मंच? किताब। किताब को चुनेंगे आप, शिक्षिका या लेखिका? शिक्षिका। सबसे पहले जी। एक शिक्षक है आप। माइक या कलम? कलम। कलम। सुबह लिखना या रात में लिखना? रात में लिखना। रात में लिखना। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि आप इसे चुनेंगी। पसंदीदा लेखक आपके? प्रेमचंद। पसंदीदा पुस्तक? आपका बंटी। वाह। एक शब्द में बोलने की कला को क्या कहेंगे? आत्मविश्वास। आत्मविश्वास। वाह। एक शब्द में साहित्य? सत्य। सत्य। वाह। एक शब्द में सफलता? संतुष्टि। अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आप कितने भी सफल हो जाइए, उसका रस नहीं ले पाएंगे। बहुत खूब, बहुत सुंदर विचार है आपके। रक्षा, आजकल बच्चों में पढ़ने की जो आदत है वो बहुत कम होती जा रही है। अभी हाल ही में आपने जिक्र किया, तो एक अच्छा वक्ता बनने के लिए आप क्या कहेंगी कि बच्चे को अच्छा पढ़ना, पहले सुनना, जैसे आपने कहा कि सुनना जरूरी है, तो क्या जरूरी है कि वो पहले पढ़े सुने? इसके बारे में मैं और जानना चाहूंगी। आजकल क्योंकि लोग कैप्सूल परिवारों में रहते हैं, छोटे परिवारों में, माता पिता दोनों बाहर काम पर चले जाते हैं, बच्चे घर पर अकेले होते हैं। माता पिता को लगता है हमारे काम में विघ्न आए, बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं, गेम दे देते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चा कहाँ से अच्छा पाठक और वक्ता बन पाएगा? तो माता पिता के लिए बहुत आवश्यक है कि बच्चों को पुस्तकें थमाएं, उनसे बात करें। कभी कभी बच्चे अपनी दिन भर की कहानी बताना चाहते हैं, लेकिन माता पिता के पास समय नहीं होता। उनकी कहानी सुने, जहां पर वो गड़बड़ करते हैं, अगर वो कोई वाक्य भी गलत बोल रहे हैं तो बोले नहीं, ऐसे नहीं बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। अगर कोई शब्द, आजकल बच्चों का है ना स्लैंग है, बोलने से उन्हें रोकना चाहिए, तभी उनकी वाणी का परिष्कार होता है और वो अच्छे वक्ता बन पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। रक्षा, आपने वर्षों तक विद्यार्थियों को भाषण, वाद विवाद की तैयारी करना सिखाया, तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को भी बताएं कि आपने वो तैयारी कैसे करवाई और ज्यादातर बच्चे उनमें क्या गलतियां करते हैं जब वो तैयारी करते हैं या बाद में जब बोलना शुरू करते हैं, क्योंकि कुछ डर कर अपने कदम को पीछे ले लेते हैं। जी, तो मैं उस बारे में जानना चाहूंगी। दो चुनौतियां सामने आती हैं। एक तो प्रादेशिक प्रभाव, क्योंकि भारत बहुभाषी देश है, सब को लगता है कि हमें हिंदी आती है, सब हिंदी बोलते हैं। हाँ। लेकिन उसमें प्रादेशिक प्रभाव आने की वजह से लहजा थोड़ा सा बिगड़ जाता है। तो वो बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। उसमें घंटों लग जाते हैं बच्चों की वाणी का परिष्कार करने में। बार बार आसान शब्द भी, यहाँ तक कि अगर लड़का भी बोलना है तो लड़का। हाँ। तो ये वाली चीजें बहुत सुधारनी पड़ती हैं, बहुत सिखानी पड़ती हैं और बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। दूसरी चीज, यदि वाद विवाद के लिए तैयार किया है बच्चों को, तो बच्चों से प्रश्न पूछता है निर्णायक मंडल, उनको उत्तर देना होता है वहीं पर। हाँ। वो बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि आजकल के बच्चे एक पूरा वाक्य बिना अंग्रेजी के शब्द के प्रयोग के नहीं बोल पाते हैं। बहुत कठिन है उनके लिए। वो कहते हैं कि इतना ही कम से कम बोलते हैं कि मैम कम से कम एक वर्ड यूज कर सकते हैं। वर्ड। हाँ, अपनी ओर से वो हिंदी बोल रहे हैं। हाँ, उनको पता भी नहीं चलता कि वो वर्ड कह चुके हैं, यूज कह चुके हैं। ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है और इसके लिए उनको बहुत सारा समझाना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, बहुत समय देना पड़ता है, नाना प्रकार के प्रश्न बनाने पड़ते हैं मुझे, और फिर नाना प्रकार के उत्तर उनसे सुनने पड़ते हैं, और जहाँ जहाँ वो गलत करते हैं वहाँ उन्हें सुधारना पड़ता है। क्या बात है। लेकिन इतनी अच्छी बात है कि आप इतनी मेहनत कर रही हैं उनको उस स्थान पर लाने के लिए, ये बड़ी अच्छी और खूबसूरत बात है। रक्षा, आप माता पिता, कई ऐसे माता पिता हैं जो हमारे चैनल को देखते हैं जी, तो उनको क्या कहना चाहेगी यदि उनको अपने बच्चों को अच्छा वक्ता बनाना है तो कहाँ से शुरुआत करें, क्या करें? तो माता पिता से मेरा यही अनुरोध है कि आप कितने भी व्यस्त हों, लेकिन अपने बच्चों को समय दें, उनके साथ बैठें, उनकी बातें सुने, उनसे प्रश्न करें, उत्तर सुने, उनसे प्रश्न करने के लिए कहें, उन्हें पढ़ने के लिए पुस्तकें दें और फिर पूछें कि आज ये कहानी पढ़नी है और उसके बाद इसका सार मुझे सुनाना है, या ये कविता याद करनी है, कविता मुझे सुनानी है, या इस कविता का ये अर्थ है, आप मुझे अपने शब्दों में बताएं। ये सब माता पिता को बच्चों के साथ रहकर, बैठकर करना ही होगा, तभी बच्चे अच्छे वक्ता बन सकते हैं। बिल्कुल रक्षा जी।
रक्षा, एक लेखक और एक शिक्षक, ये दोनों भूमिकाएं एक दूसरे के साथ आप कह सकते हैं कि पूरक भी हैं। कैसे सामंजस्य आप बिठाती हैं और इन दोनों भूमिकाओं में क्या समानताएं देखती हैं आप? जी बिल्कुल। जब मैं शिक्षक होने के नाते हर रोज बहुत तरह के बच्चों से मिलती हूँ। हर बच्चे का मनोविज्ञान अलग होता है जी। हर बच्चे का मनोविज्ञान, हर बच्चे की हरकतें, उनके हम्म। कार्यकलाप देखकर मुझे ये समझ में आता है कि समाज में कितने प्रकार के लोग होते हैं, कितनी आवश्यकताएं होती हैं, कितने प्रकार की उनकी आवश्यकताएं होती हैं, कितने तरीके से उनसे बात की जा सकती है, कितने तरीके से उनमें सुधार किया जा सकता है। ये सारी चीजें जब मैं देखती हूँ, समझती हूँ, तभी मैं लिखती हूँ, चाहे कविता हो, कहानी हो, लेख हो। और जब मैं कभी लिखती हूँ तो अपने बच्चों के साथ उसे साझा करती हूँ ताकि वे भी प्रेरित हों और कुछ ना कुछ लिखें। साथ ही मैं बच्चों को कुछ ना कुछ लिखने के लिए विषय देती हूँ कि आधा घंटा है आपके पास, आप इस पर चाहे कहानी लिखें, चाहे लेख लिखें। तो अगर मैं शिक्षिका नहीं होती, सिर्फ लिखती, तो मैं कैसे इतने लोगों को प्रेरित कर पाती। इसलिए शिक्षिका होना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि मैं सिर्फ शिक्षिका होती और लेखिका नहीं होती तो इतने जो मैं मन पढ़ती हूँ हर रोज, इन्हें अंकित कैसे करती। बिल्कुल, कितनी खूबसूरत बात है। तो ये दोनों आपको होना ये तय था, तो ये इसलिए आप ये है। रक्षा, आपको राष्ट्रीय राधा कृष्णन शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया, आपको अंतर्राष्ट्रीय देवनागरी सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सारे जो सम्मान, इतने प्रतिष्ठित सम्मान जो आपको मिले हैं, तो आपको क्या लगता है कि इन उपलब्धियों को पाकर एक शिक्षक की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या होगी, या किस मकाम तक एक शिक्षक को जाना चाहिए? इन उपलब्धियों को कैसे देखती हैं आप? ये उपलब्धियां तो कहा जाए कि बाहरी हैं। जो आंतरिक उपलब्धि होती है, जो वास्तविक उपलब्धि होती है, वो होती है अपने बच्चों को किसी मुकाम पर देखना। अभी हाल ही में मेरे एक बच्चे का बहुत सुंदर मैसेज आया कि उसका बीपीएससी में चुनाव हो गया है और उसने इसका श्रेय मुझे दिया और बहुत सुंदर जो बातें लिखी वो मेरे दिल को छू गई। तो ये क्योंकि अभी की घटना है, आज तक मैं ऐसे कम से कम 100 से भी ज्यादा मैसेजेस पढ़ चुकी हूँ। क्या बात है। जब मेरे बच्चे कहीं पहुंचते हैं तो मुझे लगता है कि मैं कहीं पहुंच गई हूँ। वो मेरे लिए वास्तविक पुरस्कार होता है। क्या बात। बाकी सारे पुरस्कार उसके सामने छोटे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये इससे बड़ी खूबसूरत बात क्या हो सकती है कि बच्चा अपने भाव व्यक्त कर रहा है। जी, तो ये बहुत सुंदर बात है। रक्षा, आपकी कोई कविता, लेख जो आपके दिल के बहुत करीब है, अगर आप उसे साझा करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ तो। जी जरूर। मेरी कविता, वैसे तो मैं अब तक 200 से अधिक कविताएं और 200 से अधिक लेख और इतनी ही कहानियां लिख चुकी हूँ। जी, इतनी ही ये बहुत विस्तृत है। लेकिन अब तक जो कविता मेरे दिल के करीब है, उसके पीछे एक छोटी सी कहानी भी है। जी, आप चाहें तो मैं सुना सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए। तो ये 26 वर्ष पहले की बात है और मैं कॉलेज की सीढ़ियों से उतर रही थी। वहां मुझे पोस्टर दिखा कविता प्रतियोगिता का। तो यही मेरी जीवन की पहली कविता थी। अच्छा। और उसमें 3 विषय थे, हिंदी हिंदुस्तान की, सभी धर्मों का सार एक है, कर्तव्य संग अधिकार दो। अच्छा। तो मैंने जो विषय चुना, क्योंकि उस समय मैं हिंदी से बीए कर रही थी, हिंदी ऑनर्स, तो बहुत ज्यादा जुड़ाव और लगाव हिंदी के प्रति था। तो मैंने हिंदी हिंदुस्तान की चुना और मैंने वो कविता लिखकर भेज दी। 3 महीने बाद घर में पत्र आया और एक पत्र आया कॉलेज के प्रिंसिपल के नाम। उनको आमंत्रित किया गया कि आपकी बच्ची को पुरस्कार मिलने वाला है और आप भी आइए। और घर पर भी सबको आमंत्रित किया गया और उसमें लिखा गया आपके साथ कितने लोग आएंगे आप हमें पहले ही बता दीजिए ताकि हम उतना व्यवस्था करके रखें। तो मैं और मेरी माँ गए थे उस कार्यक्रम में और उस कविता की वजह से मुझे कॉलेज से बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड भी मिला। तो ये कविता मेरे दिल के बहुत करीब है। और एक छोटी सी और इसके साथ कहानी जुड़ी हुई है। जब मैं गई ऑडिटोरियम में तो इतनी सारी कुर्सियां देखकर, इतना विराट मंच देखकर मैं बहुत घबरा गई थी। तो मुझे लगा कि मैं ये कविता अब कैसे पढ़ूंगी यहाँ पर। तो जो आयोजक थे उन्होंने बताया कि अभी 6 दिन बाद पुरस्कार मिलेगा, 6 दिन तक आप लोगों को अभ्यास करना है। अच्छा। हम 4000 में से 11 बच्चे चुने गए थे। वाह, क्या बात है। तो 11 बच्चों को सुबह से लेकर शाम तक वो लोग अभ्यास करवाते थे। अच्छा। कि आपको कैसे बोलना है। और जो मुख्य अतिथि थे वो थे डॉक्टर शांता कुमार, उस समय जल और आपूर्ति मंत्री थे। तो उस समय जो मैंने बोलना सीखा
उसके बाद तो 5,000 लोग भी आ जाए तो मैं बोल सकती हूँ। तब बिल्कुल। सिर्फ खाली कुर्सियां देखकर मैं डर गई थी। क्या बात है। इसलिए वो कविता मेरे दिल के बहुत करीब है, बिल्कुल। बच्चों जैसी ही है क्योंकि मैं तब छोटी थी। नहीं बिल्कुल, कविता में स्वागत है, स्वागत है। जी। तो कविता कुछ इस प्रकार है जी। चारों ओर हिंदी के नारे, हिंदी बोलो हिंदी बोलो, चारों ओर हिंदी के नारे, हिंदी बोलो हिंदी बोलो, देश का सम्मान बढ़ाओ हिंदी बोलो, मातृभूमि की शान बढ़ाओ हिंदी बोलो। बस इन चंद नारों में ही, बस इन चंद नारों में ही डूब गया है हिंदुस्तान, अंग्रेजी में लिपटे इंसान कहते हैं मेरा भारत है महान। विद्यालय हो या हो कार्यालय, सर्वत्र राजभाषा की यही पहचान, अंग्रेजी शब्दों के अभाव में फीकी पड़ती हिंदी की शान। हिंदी के प्रति प्रेम देखकर, हिंदी के प्रति प्रेम देखकर आप भी रह जाएंगे दंग, मिलकर अंग्रेजी में कहते हैं आई लव माई मदर टंग। अंग्रेजों ने तो छीनना चाहा था हमसे हिंदुस्तान ही, हमने हिंदी को भुलाकर बेच दिया ईमान ही। हिंदी की जननी अब संस्कृत न होकर अंग्रेजी ही प्रतीत होती है। पद पाया पर ताज न पाया, यही उक्ति सटीक होती है। अंग्रेजी का गुलाम बनना है बात बड़े अपमान की, प्रतिपल हमको याद दिलाती दया प्रेम बलिदान की। और नहीं कोई एकमात्र है हिंदी हिंदुस्तान की, हिंदी हिंदुस्तान की। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत खूब। आपकी तो मंत्रमुग्ध हो गई मैं आपकी कविता। मुझे जब रक्षा, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी दिल से, जब आपको सुनती हूँ, आपकी कविताएं सुनती हूँ, बस ऐसा लगता है कि मैं बस सुनती रहूं और आपकी कविताएं जो है आप कहती रहें। बहुत अच्छा लिखती हैं आप। माँ सरस्वती की कृपा, माँ शारदा की कृपा बस ऐसे ही आप पर बनी रहे। बहुत धन्यवाद। रक्षा, एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि कई ऐसे बच्चे हैं जो हमारे बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, उनके माता पिता देख रहे हैं, शिक्षक हमारा जो चैनल है उनको देखते हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी एक शिक्षिका के तौर पर? कई अभिभावक हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि आज का युग हो गया है स्मार्ट वर्क का। जी। आज कोई हार्ड वर्क नहीं करना चाहता, स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं। हाँ। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क कभी नहीं ले सकता। कर्मठता अपनी जगह है और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता है। ये मानव जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, बार बार नहीं मिलता। इस मानव जीवन को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, तो हर वक्त कर्म करते रहना चाहिए। अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए, अच्छा साहित्य देखना चाहिए, अच्छा आचरण करना चाहिए, अच्छे लोगों से घुलना मिलना चाहिए। और जहां आपको लगता है कि यहाँ पर बहुत अच्छी बातें या बहुत लाभदायक बातें नहीं हो रही हैं, तो वहां पर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वहां से चले जाइए। वहां बैठे हैं तो अपनी जो आपका जो अस्तित्व है वो सिर्फ शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से कुछ अच्छा सोचते रहें हमेशा, अच्छा पढ़ें, अच्छा लिखें, कर्मठ रहें। यदि आप कर्म करते रहेंगे तो एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। क्या बात है रक्षा। तो रक्षा, ये जज्बा आप कहाँ से लाती हैं, ये प्रेरणा कहाँ से लाती हैं इतना अच्छा बोलने की? साहित्य को समृद्ध तो आप कर ही रही हैं अपनी कलम से, इतना अच्छा लिखने की और इतना अच्छा बोलने की? लिखने का शौक तो मुझे बचपन से ही था। मैं बचपन से ही लिखती थी, जैसा कि मैंने अभी कहा भी। लेकिन जब मैं बड़ी हुई, खासकर जब मैं एमए कर रही थी दिल्ली विश्वविद्यालय से, तो मेरे जो प्रोफेसर्स थे, प्रोफेसर नित्यानंद तिवारी, प्रोफेसर विश्वनाथ त्रिपाठी, प्रोफेसर पूरनचंद टंडन, प्रोफेसर अजय तिवारी, ये लोग जब बोलते थे तो मैं मंत्रमुग्ध हो जाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं कब बड़ी होकर इनके जैसा बोलूंगी। ये जो पुस्तकें पढ़ते थे, मुझे याद है मैं शाम को 9 बजे तक भी लाइब्रेरी में बैठी हूँ। मैं जब तक लाइट्स बंद नहीं हो जाती थी कि बेटा अब उठो और जाओ यहाँ से, तब तक मैं लाइब्रेरी की खाक छानती रहती थी। मुझे याद है कि अब तो उम्र हो चली है तो अब याद आता है कि भूख लग रही है, खाना खाना है, लेकिन तब मैं पूरे दिन खाना भूल जाती थी। सिर्फ इन लोगों को सुनती थी और इन लोगों को पढ़ती थी, और जो पुस्तकें ये पढ़ते थे वो मैं सब पढ़ती थी। तो मैं कभी नहीं भूलूंगी ये कहना कि इन लोगों से मुझे प्रेरणा मिली है अच्छा पढ़ने, अच्छा बोलने और अच्छा लिखने की। साथ ही एक और बात बताना चाहूंगी, जब मैं स्नातक में थी, बीए कर रही थी, हिंदी ऑनर्स,
तो कोई भी प्रश्न जब हमारी अध्यापिका देती थी और जब मैं उसके उत्तर लिखती थी, उनका नाम है डॉक्टर नीलम ऋषि जी। वो हर बार मेरे उत्तर पढ़कर कहती थी कि बेटा मुझे ऐसे लगता है कि मैं किसी लेखिका को पढ़ रही हूँ। वाह, कभी क्या ऐसा बात है। नहीं लगता कि एक छोटी बच्ची लिख रही है। तुम देखना, तुम बड़ी हो जाओगी, तुम बहुत आगे जाओगी। वाह। इतना बल मिलता था उस वाक्य से हम्म, कि मुझे मन करता था मैं पढ़ती ही जाऊं, पढ़ती ही जाऊं जी, और सच में एक दिन आगे बढ़ूं। बिल्कुल। और साथ ही मैं बात करना चाहूंगी अपने गाइड प्रोफेसर हरिमोहन शर्मा जी के बारे में। जी, एक बार की बात है कि उनको मैं अपनी थीसिस पढ़ा रही थी कि हम्म। कहीं कोई गलती है तो आप मुझे बताइए। हम्म, और कुर्सी पर वो बैठे थे, जी, उनके बगल वाली कुर्सी उनसे ऊंची थी। अच्छा, उन्होंने कहा कि बेटा यहाँ बैठो, तुम खड़ी हो बहुत देर से, तुम हाँ, थक जाओगे। और मैं झुकी भी हुई थी। जी, तो मैंने कहा नहीं सर ठीक है। तो बार बार जब उन्होंने मुझे कहा क्यों नहीं बैठ रही हो, हाँ, तो मैंने कहा सर ये कुर्सी आपकी कुर्सी से ऊंची है, मैं हाँ, कैसे बैठ सकती हूँ इसमें। जी, तो उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा कि तुम मेरे शब्दों को याद रखना बेटा, एक दिन तुम बहुत ऊपर जाओगी। तो ये जो आशीर्वाद मिलता है अपने जी, बड़ों से, अपने गुरुओं से, जी, ये कभी निष्फल नहीं जाता। बिल्कुल, इसी बिल्कुल, के कारण जो मिलता है वो बच्चे को जरूर मिलता है। और ये चीजें मैं अपने बच्चों से भी बांटती हूँ ताकि बिल्कुल, वो समझे कि गुरुओं के आशीर्वाद में कितनी ताकत होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी और निश्चित तौर पे उनका जो आशीर्वाद है आज फलीभूत हुआ है, आज आप उस स्थान पर हैं, उस मकाम पर हैं। निश्चित तौर पर आपने वो जगह बनाई है और हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप निरंतर ऐसे ही आगे बढ़ती रहें, आपकी कलम निरंतर यूँ ही चलती रहे, हमें अच्छी-अच्छी रचनाएँ सुनने को मिलती रहे। बहुत आपका एक यूट्यूब चैनल है रक्षा, आप जी उसके बारे में भी बता दीजिए। जी मेरा एक यूट्यूब चैनल है जी, हिंदी भाषा ज्ञान डॉक्टर जी, रक्षा मेहता, जी, यही उसका पूरा नाम है। जी, तो मन कभी कभी बहुत विक्षुब्ध हो जाता है देखकर हुँ, कि भारत में ही हिंदी की क्या स्थिति हो गई हुँ, है ना, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी चौथे स्थान पर है। जी, कितनी श्रेष्ठ भाषा है, जी, 7,000 भाषाओं में हुँ। चौथे स्थान पर होना कितनी बड़ी उपलब्धि है। बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो बिल्कुल। अगर भारतीय ही उसे ढंग से नहीं बोलेंगे, हुँ, ढंग से नहीं लिखेंगे, हुँ, आगे नहीं बढ़ाएंगे तो उसे कौन बढ़ाएगा फिर। बिल्कुल। तो जब मैं देखती हूँ कि बच्चे अच्छी हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं, हुँ, अच्छी हिंदी नहीं लिख पा रहे हैं, हुँ, तो मन बहुत विक्षुब्ध हो जाता है। जी, तो यही कारण था कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला जी, और उसमें मैं सामान्य हिंदी भी पढ़ाती हूँ। हुँ, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना बेसिक से शुरू करना, हुँ, एकदम हुँ, सामान्य से, हुँ, वर्णमाला से लेकर मात्रा, हुँ, सही उच्चारण हुँ, और संज्ञा सर्वनाम से लेकर 12वीं कक्षा तक की हिंदी में उसमें पढ़ाती हूँ। जी, साथ ही यूपीएससी, यूपीपीएससी, हुँ, सीटेट, हुँ, स्लेट, नेट आदि के पाठ्यक्रम को भी मैं उसमें कवर करती हूँ। वाह! बहुत खूब। जी रक्षा, हाल ही में आपने आकाशवाणी में भी अपनी प्रस्तुति दी थी, रचना प्रसारित हुई थी, मैं वो अनुभव भी आपसे जानना चाहूँगी। हाँ, इससे पहले मैं एक और अनुभव बताना जी, चाहूंगी। जी, जब मैं एमए कर रही थी, जी, एक दिन मंच पर उस दिन आए थे प्रोफेसर नामवर सिंह जी, जी। वो आए, आप जानती होंगी, जी, बहुत जी, प्रसिद्ध जी, हैं, जी, आलोचक हैं। जी, और वो हमारे विश्वविद्यालय में आए थे, जी, हमारे यहाँ कोई सेमिनार था हुँ, और उसके मुख्य अतिथि के रूप में वे आए थे। जी, 75 बच्चों में से मेरा चुनाव किया गया हुँ, कि मैं मंच पर कुछ कहूँगी उनके लिए। हुँ, और जब मैंने मंच पर बोला तो एक गुरु थे मेरे, प्रोफेसर अजय तिवारी, जी, उन्होंने मुझे आकाशवाणी भेजा कि अच्छा, बेटा तुम इतना अच्छा बोलती हो। उस दिन हाँ, पहली बार उन्होंने मुझे ऐसे माइक पर बोलते हुए सुना था, जी, तुम आकाशवाणी जाओ। जी, तो मैं गई आकाशवाणी, दिल्ली के आकाशवाणी केंद्र। हुँ, हुँ, वहां पर बताया गया कि किस किस तरह से स्क्रीन पर सब कुछ चलता रहता है हुँ, और हुँ, यहाँ साड़ी पहनकर बैठ जाना है जी, और पढ़ते रहना है वहां पढ़ते से। रहना है, जी, और उस समय उन्होंने कहा था कि आपको हम कभी कभी बुलाएंगे और जी, 1,000 रुपए देंगे। जी, उस समय 1,000 रुपए की कीमत थी, है ना, बिल्कुल, ये बिल्कुल, 2002 की हाँ, बात है। हाँ, लेकिन मुझे लगा अगर मैं आकाशवाणी आऊंगी या कुछ, तो जो मैं जितना पुस्तकालय में समय हुँ, बिताती हूँ हुँ, हुँ, या अपनी कक्षाएं करती हूँ, हुँ, साथ ही मैं अनुवाद कोर्स भी कर रही थी, अच्छा, तो मैं कहाँ से समय निकाल पाऊंगी या इतना अच्छा कैसे बोल पाऊंगी अभी, हुँ, यहाँ वहां से मेरा ध्यान भटक जाएगा। हुँ, तो मैंने कहा ठीक है मैं आऊंगी। और घर गई तो मैंने ऐसा ऐसा कहा घर में। तो हुँ, पापा जी ने कहा पढ़ पाओगी तो ही, अगर लगता हुँ, है पढ़ने से ध्यान भटक जाएगा तो छोड़ दो। हुँ, तो मैं दोबारा वहां कभी नहीं गई। उसके जी, बाद उसके बाद मुझे ये अवसर सीधा यहाँ मिला हुँ, 24 साल बाद। जी, तो पहली बार तो आकाशवाणी का फॉर्म आया, जो प्रोफेसर ऋषभ देव शर्मा सर ने मुझे वो फॉर्म भेजा। जी, तो उस फॉर्म को भरने के लिए मेरी आयु निकल चुकी थी, अच्छा, मैं वो जी, फॉर्म नहीं भर सकती थी। जी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है फॉर्म मत भरो, लेकिन वहाँ कभी कोई कार्यक्रम हो जिसके लिए कोई आयु सीमा नहीं होती, उसमें तुम एक बार बोल कर देखो। जी, तो मार्गदर्शन उन्हीं का था, जी, उनके कहने से मैं पहली बार गई। हुँ, और जब मैं गई और मैंने
वहाँ पर पहला वाक्य बोला तो मुझे वहाँ से सुनने को मिला, आप यहीं आ जाइए हमेशा के लिए। तो मैंने कहा मैं ज़रूर आ जाती, लेकिन अब मेरी आयु सीमा पार हो चुकी है तो मैं नहीं आ पाऊंगी जी। तो मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा जी। और उसके बाद उन्होंने मुझे बार बार बुलाया। क्या बात है जी, बहुत खूब रक्षा, बहुत अच्छा लगा रक्षा आपसे बात करके। अगर कोई अंतिम संदेश आप देना चाहें हमारे चैनल के माध्यम से तो ज़रूर दीजिए। मैं यही कहना चाहूँगी कि जीवन में कितनी भी कठिनाई आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, मुश्किल आ जाए, जी। क्योंकि ये जीवन संघर्ष का पथ है। हरिवंश राय बच्चन ने ऐसे ही नहीं जीवन को अग्निपथ कहा है। तो बिल्कुल। सबका जीवन अग्नि के समान कठोर है। जी। कभी रुकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए, सत्य का साथ ना छोड़ें, कर्म का साथ ना छोड़ें, कभी निराश ना हो। यदि आप निरंतर कर्म करेंगे तो जी। सफलता एक दिन अवश्य आपके कदम चूमेगी। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात कही रक्षा। हमसे बात करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से भी मैं यही कहूँगी कि आज का जो पॉडकास्ट था निश्चित तौर पर आपको पसंद आएगा। आपको डॉक्टर रक्षा मेहता से, उनकी पूरी सफ़र से, उनकी जो भी उन्होंने अपने अनुभव बताए हैं, उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ज़िंदगी में निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा मिलेगी। तो हौसले बनाए रखिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। आज का पॉडकास्ट बस यहीं तक। अगले किसी नए वीडियो में अगले किसी नई शख्सियत के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।